नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती और किसानी के साथ साथ ग्रामीण भारत से जुड़ी नवीनतम जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। आइए बताते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। ऑनलाइन पुस्तक अध्ययन सत्र गांधी इन बॉम्बे का आयोजन। पूसा संस्थान द्वारा उन्नत बीजों का वितरण। वन डिस्ट्रिक्ट वन फोकस प्रोडक्ट। स्टैंड अप इंडिया से 1 लाख से भी ज्यादा लोग लाभान्वित। 24,000 करोड़ से ज्यादा का दिया जा चुका है ऋण। आइए अब खबरें विस्तार से। पर्यटन मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में ऑनलाइन पुस्तक अध्ययन सत्र गांधी इन बॉम्बे का आयोजन किया। आइए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए दिखा देते हैं आपको ये रिपोर्ट। पर्यटन मंत्रालय ने आजादी के अमृत महोत्सव समारोह के एक भाग के रूप में डॉक्टर उषा ठक्कर और सुश्री संध्या मेहता द्वारा लिखित पुस्तक गांधी इन बॉम्बे का एक ऑनलाइन पुस्तक अध्ययन सत्र आयोजित किया। इस पुस्तक अध्ययन सत्र के दौरान पुस्तक के लेखक ने कहानी बताई। लेखकों ने उल्लेख किया कि गांधी जी की कई राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बम्बई, वर्तमान में मुंबई ने उनके नेतृत्व में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। लेखकों ने मणि भवन के उन दिनों को याद किया जब 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ अपने पहले देशव्यापी सत्याग्रह आंदोलन को शुरू किया था। लेखकों ने बम्बई यानी वर्तमान मुंबई से महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किए गए अन्य महत्वपूर्ण आंदोलनों जैसे कि 1920 का असहयोग आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आदि के बारे में भी बात की। आजादी का अमृत महोत्सव भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है। महोत्सव को जन भागीदारी की भावना के साथ जन उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। बता दें आपको कि पूसा संस्थान के उन्नत किस्मों के बीजों का वितरण बुलंदशहर के गांव में किया गया और इस अवसर पर पूसा संस्थान के निदेशक के द्वारा भूमिहीन किसानों को कृषि यंत्र वितरण किए गए। आइए संबंधित और जानकारियों के लिए आपको दिखा देते हैं एक खास रिपोर्ट। इस गांव में पूसा संस्थान के द्वारा कई परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। इसमें एक मुख्य परियोजना है कृषक सहभागिता बीज उत्पादन, जिसमें कि पूसा संस्थान के द्वारा विकसित विभिन्न प्रजातियां, चाहे वो गेहूं की हों, चने की हों, सब्जियों में गाजर है, मूली है, गोभी है, इन सभी फसलों का बीज उत्पादन का कार्यक्रम हम यहाँ पर करते हैं। उसी तरह से खरीफ सीजन में धान की किस्मों का व्यापक पैमाने पर बीज उत्पादन किया जाता है। यहाँ से बीज पैदा करने के बाद हम वापस संस्थान में ले जाते हैं और उसको प्रसंस्कृत करके फिर किसान भाइयों को देते हैं। इसके अलावा हमारी एक दूसरी परियोजना है मेरा गाँव मेरा गौरव। इस परियोजना के तहत संस्थान के द्वारा कई गाँव को
गोद लिया गया है और इस गांव में हम अपनी जो तकनीकी है बीज के माध्यम से, तकनीकी ज्ञान के माध्यम से लेकर के आते हैं, किसानों को देते हैं। साथ ही साथ एक तीसरी परियोजना जिसको हम SC/SP शेड्यूल क्लास सब प्लान के नाम से जानते हैं, वो चलाई जा रही है, जिसमें कि इस वर्ग के लोगों को मुफ्त में बीज, कृषि यंत्र और तकनीकी ज्ञान देने के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया था। इसमें करीब 800 किसानों ने हिस्सा लिया, जिनको मुफ्त में जानकारी के साथ साथ बीज और कृषि यंत्र दिया गया। मैं देख पा रहा हूं कि इस पूरे क्षेत्र में पूसा संस्थान के द्वारा विकसित प्रजातियों को बहुत बड़े पैमाने पर किसानों के द्वारा लगाया जा रहा है और उनको को देख करके लगता है कि उनका खेत बिल्कुल साफ़ सुथरा, जरा भी खरपतवार नहीं है और निश्चित रूप से जो उनको तकनीकी ज्ञान दिया जाता है उसका वो पूरी तरह से प्रयोग कर रहे हैं, जिससे उन किसानों का जो हमारा कार्य कर रहे हैं, इसके साथ साथ बाकी इस क्षेत्र के जितने किसान हैं सबका फ़ायदा हो रहा है। अगर हम कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात करें तो सबसे पहले हमको बीज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। अगर किसान गुणवत्तापूर्ण बीज का उत्पादन खुद कर सकने में सक्षम हो पाता है तो वह बीज के लिए किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेगा। और हमारा प्रयास यही है कि बीज के क्षेत्र में जो उन्नत प्रजातियों का बीज है उनको पैदा करने के लिए भरपूर मात्रा में और पूरे क्षेत्र की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम गाँवों को, जैसे कि हम कहते हैं सीड विलेज या बीज गांव परियोजना, तो एक गांव को बीज गांव के रूप में परिवर्तित कर दें तो इनके द्वारा उत्पादित बीज हम अपने यहाँ तो ले ही जा रहे हैं और किसानों को देने के लिए दूसरे क्षेत्र के लिए, लेकिन इस क्षेत्र के जितने किसान हैं वो यहाँ से बीज खुद प्राप्त कर सकते हैं या इनसे जानकारी या इनको देख करके खुद बीज उत्पादन का कार्य शुरू कर सकते हैं। तो इसलिए इस परियोजना का बहुत बड़ा महत्व है और इसका साफ साफ असर पूरे क्षेत्र में उत्पादकता वृद्धि में दिखता है। गेहूं की हमारी किस्में जैसे 2967 है, 3086 है, 3226 है, पूरे क्षेत्र में आच्छादित हैं। उसी तरह से काबुली चने में हमारी किस्म 3022 है जो बड़े पैमाने पर लगाई जा रही है। और धान में तो ये मान के चलिए कि पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1509 और अब नई किस्म पूसा बासमती 1692 जो आई है वो भी आगे आने वाले दिनों में बहुत बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र में उसकी खेती की जाएगी। परियोजना के माध्यम से हम लोगों का प्रयास ये भी है कि हम तकनीकी ज्ञान और बीज इन दोनों के माध्यम से किसानों को सक्षम करें और इसके अलावे क्या विकल्प खेती में हो सकते हैं जिनका प्रयोग करके किसान अपनी आमदनी को दोगुनी कर सकते हैं। इसमें जैसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल है, समन्वित कृषि प्रणाली, उसके द्वारा किसानों की आय में वृद्धि की जा सकती है। प्रसंस्करण की व्यवस्था, उत्पादन के बाद करीब हमारे 30 से 40% सब्जियां और फल फूल नुकसान हो जाते हैं। उसी तरह से अनाज की फसलों में 10% के आसपास नुकसान हो जाता है। संस्थान के द्वारा एक पूसा फार्म सनफ्रिज विकसित किया गया है और इसको सौर ऊर्जा के द्वारा पूरी तरह से चलाया जाता है। इसके अंदर 2 टन सब्जी, हरी सब्जी, फल फूल आदि को 12 दिन तक भंडारित करके रखा जा सकता है और उसमें ज़रा भी नुकसान नहीं होगा। तो आगे आने वाले दिनों में हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे जो फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी बनी है, जुपिटर ग्रुप करके कंपनी बनी है, और दूसरे फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी जो बीज उत्पादन के क्षेत्र में काम करेंगे, मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में काम करेंगे और जैविक खेती के रूप में काम करेंगे, ऐसे फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी को बनाने का और उनको बढ़ावा देने का हमारा प्रयास है, जिसके माध्यम से हम किसानों की आय दोगुनी करने में सक्षम हो पाएंगे, मेरा विश्वास है। कृषि अनुसंधान परिषद का जो मुख्य बीज उत्पादन में दायित्व है वो प्रजनक बीज का उत्पादन है। हम प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख क्विंटल प्रजनक बीज 62 फसलों का पैदा करते हैं, जिसमें कि हमारी एक परियोजना अखिल भारतीय अनुसंधान परियोजना बीज पर है। उसके 43 विभिन्न केंद्र हैं जो पूरे देश में कार्य करते हैं और वो पूरे देश की प्रजनक बीज के उत्पादन की आपूर्ति करते हैं। इसमें विभिन्न कृषि विश्वविद्यालय, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय तथा अन्य संस्थान और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान सम्मिलित हैं। और ये जो हम प्रजनक बीज पैदा करते हैं ये लगभग 25 से 30% जो DAC की मांग होती है उससे अधिक होता है। जो कृषि विभाग भारत सरकार की जो मांग है प्रजनक बीज की वो लगभग 80 से 82 हज़ार क्विंटल की होती है, जो कि हम 1.15 लाख क्विंटल प्रतिवर्ष पैदा करके और विभिन्न बीज उत्पादक संस्थाओं के जैसे कि राज्य बीज निगम, राष्ट्रीय बीज निगम,
तथा विभिन्न अन्य जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं, एनजीओ हैं, एफपीओ हैं, उन सभी को हम ये बीज वितरित करते हैं। इसी संदर्भ में जैसा कि हमारे जितने भी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के विभिन्न संस्थान हों या जो परिषद के, और उसके अलावा जैसे कि विभिन्न कृषि विश्वविद्यालय हैं, उनके पास जो प्रमाणित बीज पैदा करने का उतना प्रक्षेत्र नहीं होता और उनका मुख्य कार्य वो जो प्रजनक बीज में ही उनका मुख्य कार्य रहता है। उस क्रम में हम जो अधिक से अधिक जो नई फसलों का किस्मों का बीज किसानों तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके, उसके लिए ये एक अन्य जो परियोजना है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की, जिसको कि ICR बीज परियोजना के नाम से जानते हैं। ये परियोजना 2006 में शुरू की गई थी और इस परियोजना के कुल मिलाकर 63 केंद्र विभिन्न संस्थानों में और विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों में हैं। और इस परियोजना के जो मुख्य उद्देश्य हैं वो 4 उद्देश्य हैं। एक तो जो नवीनतम जितनी भी किस्में आती हैं उनको किसान भाइयों के खेत पर ले जाकर उनका किसानों की सहभागिता के द्वारा बीज उत्पादन करना। दूसरा, उन किस्मों का किसानों के क्षेत्र में जो प्रदर्शन करना ताकि किसान भाई उसकी परफॉर्मेंस को वहीं देख सकें और वो उसको अगर चाहते हैं या नहीं चाहते हैं उसका निर्णय वहीं पे ले सकें। तीसरा, जो किसान भाई इस बीज उत्पादन में किसान सहभागिता बीज उत्पादन में सम्मिलित होते हैं उनको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए व्यावसायिक बीज उत्पादक के रूप में जो है ट्रेनिंग देना। और चौथा, जो किसान इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी आमदनी बढ़ाना, क्योंकि जो व्यावसायिक बीज उत्पादन हम वैसे करते हैं अपना नॉर्मल, उससे जो बीज उत्पादन का जो कार्य है, फसल उत्पादन का कार्य है, उसमें मुनाफे में फ़र्क होता है। तो उसी के लिए ये परियोजना है और इस परियोजना के द्वारा हम पूरे देश में जो 63 केंद्र हैं उन पर लगभग 4.5 लाख से 5 लाख क्विंटल बीज प्रतिवर्ष पैदा करते हैं विभिन्न फसलों का, जो कि टोटल जो हमारे देश की बीज की रिक्वायरमेंट है, जो कि 400 से 450 लाख क्विंटल बीज की रिक्वायरमेंट है, उसका 1 से 1.5% हिस्सा इस परियोजना से आता है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का इस परियोजना में मेरे विचार से यह संस्थान पहला संस्थान था जो कि किसानों के सहभागिता के द्वारा बीज उत्पादन में आगे आए। उस समय के हमारे जो निदेशक थे डॉक्टर S.A. पाटिल साहब, उन्होंने बड़े लंबे चौड़े स्तर पर उसको आगे बढ़ाया। उसके बाद जो आगे हमारे निदेशक महोदय आए, डॉक्टर गुप्ता जी रहे और अभी हमारे निदेशक डॉक्टर A.K. सिंह जी, इसको बहुत ही वृहत रूप से विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हों या हमारे जो क्षेत्रीय केंद्र हैं जो कि जैसे कि करनाल है, पूसा बिहार है, इंदौर है, उनमें भी हम इस परियोजना को बहुत ही वृहत रूप से लागू कर रहे हैं। और इसमें लगभग हमारी जो जितनी नई किस्में हैं, जैसे कि यहाँ पे रबी में हमने 17 किस्में 4 फसलों की यहाँ लगाई थी और जो 57 एकड़ का कार्यक्रम लिया गया है। इसी तरह से खरीफ में हम अभी बहुत ही जो नई किस्में हैं वो लेके आए हैं, जैसे जिसमें कि धान की 1692 किस्म है, मूंग की पूसा 1431 किस्म है, ताकि किसान भाइयों के पास नई किस्मों का बीज जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और इसी तरह से हमारा जो करनाल का जो क्षेत्रीय केंद्र है उस पर भी जितनी भी उन्नत किस्में गेहूँ की हैं, इसकी लेंटिल की है, चने की है, उन सभी किस्मों का बीज उत्पादन हम ले रहे हैं और इसी तरह से खरीफ के अगले सीजन में भी इसका उत्पादन लेंगे ताकि किसानों तक जल्दी से जल्दी नई किस्मों का बीज पहुंच सके और बीज की आपूर्ति हो सके। इस योजना के तहत 4 वैज्ञानिकों की टीम होती है, वो एक क्षेत्र में जाती है और वहाँ पर 5 गांवों को एक साथ सेलेक्ट करती है। और उन 5 गांवों में ये जो वैज्ञानिक, जैसा मैंने बताया, अलग अलग एरिया के ज्ञानी होते हैं। कोई अच्छा बीज कैसे लिया जाए, स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखा जाए, अच्छी मशीनरी कैसे उपयोग की जाए, पौधों की संरक्षण सुरक्षा कैसे की जाए, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों, एक्सटेंशन के मर्मज्ञ होते हैं, कैसे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप की जाए। तो इस तरह से चारों जो वैज्ञानिक अलग अलग क्षेत्र के ज्ञाता होते हैं 5 गांवों को सेलेक्ट करते हैं और उन 5 गांवों में कृषि को कैसे बढ़ावा दिया जाए, कृषि ज्ञान कैसे पहुंचाया जाए और कैसे किसानों से संपर्क ज़्यादा बढ़ाया जाए, उस पर काम करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि जो हमारा संस्थान है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये खुद हम लोग इस तरीके के 20,000 किसानों के पास सीधे पहुंच रहे हैं। उन 20,000 किसानों में हमने 4 स्टेट, जो हमारा दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है,
हरियाणा है, यहाँ के हम 605 गांव में सीधे पहुँचे हुए हैं और सीधे ज्ञान 2015 से दे रहे हैं। और इसका हमने अध्ययन किया था एक कि इसका इम्पैक्ट क्या रहा, तो हमें मिला कि जो किसानों और वैज्ञानिकों के बीच का संपर्क था वो बहुत कई गुना बढ़ गया। क्योंकि हम इसमें प्रावधान है कि हर महीने हम एक टीम आएगी और किसानों से चर्चा करेगी और उनको उनका ज्ञान प्रदान करेगी, हर एक क्षेत्र का, और उनकी समस्याओं की सुनेगी और फसल में क्या समस्या है उसको भी सुनेगी। तो इस तरीके से हम इन किसानों से सीधे जुड़े हुए हैं और उनको फ़ायदा उनमें जो फ़ायदा हो रहा है उसका एहसास उन्हें करा रहे हैं। हम जैसे बताए कि जब हमने यहाँ देखा तो अलग अलग फसलों की उत्पादकता में हमने देखा कि 25% से लेकर करके 40% तक उत्पादकता में बढ़ोतरी हुई, उनकी आय में बढ़ोतरी हुई। तो ये सफलता की सूचक है ये परियोजना। और इसके तहत हम किसानों से उनकी और बच्चों के एजुकेशन कैसा हो, किस तरीके से उनका समग्र विकास हो, स्वच्छता की भावना कैसे आए, दूसरी चीज़ों पर भी हम पूरी तरीके से चर्चा करते हैं। जहां हम खड़े हैं जलालपुर गांव में, यहाँ के भी 5 गांव हमसे इससे जुड़े हुए हैं और उन 5 गांवों में करीब 2400 से ज़्यादा किसानों से हम संपर्क में हैं और उन्हें हम सारी जो इस तरह ज्ञान है सुविधाएं दे रहे हैं। आज के प्रोग्राम में जैसे देखा कि MGMG के तहत और SC सब प्लान एक है, उसके तहत हमने यहाँ पर करीब 800 किसानों को बीज वितरण किया, उनसे चर्चा की, उनको कैसे अच्छे बीज की क्या महत्व है उसे ध्यान दिलाया और अच्छी मशीन की क्या महत्व है उससे ध्यान दिलाया और ये भी छोटे टूल भी उनको दिए जिससे वो अपना काम कर सकते हैं। कृषि में मशीनों का भी बहुत उपयोग है और इस मामले में जब भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान काफ़ी प्रयासरत है और आगे हम कोशिश करेंगे कि और कृषि की मशीनें यहाँ इस क्षेत्र में उपलब्ध कराई जाएँ। हमने एक सनफ्रिज करके पूसा सनफ्रिज मशीन बनाई है, उसकी भी आज हमें यहाँ जानकारी हम लोगों ने किसान भाइयों को दी। इस सनफ्रिज में पूरा सोलर से चलने वाली एक हमारी कोल्ड स्टोर है, सोलर आधारित कोल्ड स्टोर है जो जिसमें हम 2 टन फ्रूट्स, वेजिटेबल या फ्लावर ये संरक्षित करके रख सकते हैं और उनको 10 से 15 दिन तक बिना किसी नुकसान के इस फ्रिज में रखा जा सकता है। ये इसमें ऐसे कोशिश की गई है कि एक एयर कंडीशनर है जो उसके अंदर की हवा है जो है एयर है उसको कूल करता है और एक वाटर बैटरी का काम रखा गया है जो रात में जब सन नहीं है तो उस टेम्परेचर को कैसे ठंडा रखा जाए कमरे के, उसको ठंडा रहता है। और हमने ये पाया है कि चाहे गर्मी है, जब 45 डिग्री बाहर का टेम्परेचर होता है किसान भाइयों, तो उस समय हम अंदर में 8 डिग्री 10 डिग्री से नीचे टेम्परेचर रखते हैं और रात में जब सूर्य नहीं होता तब भी वो कोल्ड वाटर की बात मैंने की, वाटर बैटरी की, उसके तहत हम 10 से 12 डिग्री के नीचे तक टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। तो जो हमारे प्रोड्यूस हैं, जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं या फ्लावर्स हैं, इनको रखने का एक सर्वोत्तम साधन है और ये विकेंद्रीकृत कोल्ड चेन की जो बात हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की, उसमें इसकी बहुत उपयोगिता है। तो मैं कहता हूँ कि जितने भी NGOs हैं, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन है या हमारे इस तरह से MGMG क्लस्टर्स हैं, यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तकनीकी को बढ़ावा दिया जाए ताकि किसान भाइयों को अपना जो प्रोड्यूस है उसको इकट्ठा करके मार्केट में ले जाने का मौका मिले और जो प्रोड्यूस ना बिके उसे ला करके फिर से इस सन फ्रिज में रख सकते हैं अंदर, ताकि उन्हें जो पेरिसेबल का 40% तक हम बताते हैं कि नुकसान होता है, उस नुकसान से बचा लिया जाए। मैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की तरफ से सभी किसान भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि भारतीय कृषि उन्नति करती रहे और भारत की सेवा में हम लोग तत्पर लगे रहें। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे।
आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का फिर से स्वागत है। सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है और इसी क्रम में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने वन डिस्ट्रिक्ट वन फोकस प्रोडक्ट यानी कि ODOFP के लिए उत्पादों को अंतिम रूप दिया है। ODOFP के क्रियान्वयन से किसानों को फायदा तो होगा ही, साथ ही साथ इसके बाद कृषि निर्यात में भी बढ़ोतरी होगी। आइए ज्यादा जानकारी के लिए नजर डाल लें इस रिपोर्ट पर। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के परामर्श से वन डिस्ट्रिक्ट वन फोकस प्रोडक्ट यानी ODOFP के लिए उत्पादों को अंतिम रूप दिया है। देश भर के 728 जिलों के लिए कृषि, बागवानी, पशु, पोल्ट्री, दूध, मछली पालन, जलीय कृषि, समुद्री क्षेत्रों से उत्पादों की पहचान की गई है। उत्पादों की सूची को राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से जानकारी लेने के बाद अंतिम रूप दिया गया है। इन उत्पादों को सरकार की योजनाओं के समावेश के जरिए एक समूह दृष्टिकोण से बढ़ावा दिया जाएगा। इससे किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य के साथ ही इन उत्पादों के मूल्य में भी वृद्धि की जा सकेगी। इन पहचान किए गए उत्पादों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की PMFME योजना के तहत सहायता दी जाएगी। ये योजना प्रमोटरों और सूक्ष्म उद्यमियों को प्रोत्साहन देती है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय अपनी एकीकृत बागवानी विकास मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और परंपरागत कृषि विकास योजना जैसी मौजूदा केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं से ODOFP की मदद करेगा। राज्य सरकारों द्वारा ODOFP के क्रियान्वयन से किसानों को लाभ होगा और मूल्य संवर्धन की उम्मीदों को साकार करने में सहायता मिलेगी, जिसके बाद कृषि निर्यात में भी बढ़ोतरी हो सकेगी। विभिन्न जिलों के लिए उत्पाद इस प्रकार हैं: धान 40 जिले, गेहूं 5 जिले, मोटे और पोषक अनाज 25 जिले, दलहन 16 जिले, व्यावसायिक फसलें 22 जिले, तिलहन 41 जिले, सब्जियां 107 जिले, मसाले 105 जिले, वृक्षारोपण 28 जिले, फल 226 जिले, फूलों की खेती 2 जिले, शहद 9 जिले, पशुपालन एवं डेयरी उत्पाद 40 जिले, जलीय कृषि एवं समुद्री मछली पालन 29 जिले, प्रसंस्कृत उत्पाद 33 जिले। स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत अब तक 24,000 करोड़ से भी ज्यादा का ऋण दिया जा चुका है। बता दें कि इससे 1 लाख से भी ज्यादा लोग अभी तक लाभान्वित हो चुके हैं और लाभान्वितों में महिलाएं भी शामिल हैं। ये जानकारी वित्त और कॉर्पोरेट कार्य राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक प्रश्न के उत्तर में दी। आइए इससे संबंधित और जानकारियों के लिए दिखा दें आपको हमारी एक खास रिपोर्ट। स्टैंड अप इंडिया का उद्देश्य जमीनी सतह पर उद्यमिता को बढ़ावा देना है ताकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों और महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराया जा सके। सरकार का मानना है कि इससे न सिर्फ आर्थिक सशक्तिकरण होगा बल्कि रोजगार भी मिलेगा। स्टैंड अप इंडिया में ऋण की राशि 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक हो सकती है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की हर शाखा से कम एक अनुसूचित जाति के उधारकर्ता या अनुसूचित जनजाति के उधारकर्ता और एक महिला उधारकर्ता को ऋण सहायता उपलब्ध कराई जाती है। ऋण से मिली रकम का इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग, सेवा और व्यापार क्षेत्र में ग्रीनफील्ड उद्यमों की स्थापना के लिए किया जा सकता है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में एक प्रश्न का लिखित जवाब देते हुए बताया कि 2 मार्च 2021 तक स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 24,985 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कर्ज दिया जा चुका है, जबकि ऋण पाने वालों की संख्या 1,11,619 तक जा पहुंची है।
वैसे इस योजना से 2.5 लाख लोगों को कर्ज देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। देश भर में फैली 1.25 लाख बैंक शाखाओं का नेटवर्क इस योजना में अपनी सेवाएं दे रहा है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए वित्त मंत्री के बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुसार इसके अंतर्गत ऋण के लिए आवश्यक मार्जिन राशि 25% तक से घटकर 15% तक कर दी गई है और योजना में कृषि से संबंधित गतिविधियों को भी शामिल कर लिया गया है। अनुराग ठाकुर के अनुसार योजना को कारगर तरीके से लागू करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। संभावित उधारकर्ता चाहें तो ऑनलाइन पोर्टल www.standupmitra.in के माध्यम से भी आवेदन दे सकते हैं। इसके अलावा हैंड होल्डिंग समर्थन, तीव्र प्रचार अभियान, सरल ऋण आवेदन फॉर्म, ऋण गारंटी योजना और समर्पित साप्ताहिक कार्यक्रमों के जरिए लक्ष्य समूह के लिए अभियान चलाना शामिल है। तो इसी के साथ आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में मुलाकात होगी कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।